हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर यूपीएससी 2021 का एग्ज़ाम आपका हो चुका है तो अब आपको क्या करना चाहिए और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन से चरण हैं जो अब एग्ज़ाम के बाद होने हैं, किसको रनिंग की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए और जो भर्ती बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आ जाएगी। तो ये सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी अच्छे से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर जो आपके माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, आप तरह तरह से परेशान हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर बताना चाहूँगा, आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम की बाद की प्रक्रिया पर कि एग्ज़ाम के बाद की कौन कौन सी अभी प्रक्रियाएं होनी हैं। तो देखिए, इसके बाद का जो चरण है वो है अभिलेखों की संवीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा यानी डीबीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो अब एग्ज़ाम देने के बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको अगले चरण के लिए तैयार रहना है। तो ये जो चरण है उसके लिए आपको तैयार रहना है। उसके जस्ट बाद अगला जो चरण होगा वो पीईटी का है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का दूसरा चरण है। उसके बाद अगला चरण होगा फाइनल मेरिट जारी होगी। जो भी कैंडिडेट रनिंग सेलेक्ट होंगे उसके बाद उनकी मेरिट बनेगी और जो भी मेरिट में आएंगे उनका मेडिकल होगा। यानी ये अब क्या है, सारे के सारे चरण आपको क्वालिफाई करने हैं। अगर आप यहाँ से क्वालिफाई होते हैं तभी आप इस चरण में जाएंगे और इसके बाद फिर अगले चरण में कंसीडर होंगे और यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो अगले चरण में जाएंगे। तो ये चरण है। अब कौन कौन से वो कैंडिडेट हैं जिनको डीबीपीएसटी देने का मौका मिलेगा, तो वो उसके बारे में मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में कट ऑफ बताया हुआ है कि डीबीपीएसटी के लिए कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रह सकती है, महिलाओं की पुरुषों की कट ऑफ क्या रह सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि किसको रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, रनिंग की क्या है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है, फाइनली जो आंसर की है वो भी जल्द ही जारी हो जाएगी, तो उसके बाद आप कंफर्म और हो जाएंगे। देखिए, रनिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 1 या 2 दिन में उसको कर लेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा दिमाग में रहता है कि नहीं, मैं तो जाऊँगा और 5 किलोमीटर कोई ज़्यादा थोड़ी ना है, मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं तो बहुत आसानी से रनिंग निकाल लूँगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के ये ऐसे दिमाग में बने रह जाते हैं। आखिर में होता क्या है, जिस दिन वो रनिंग कर रहे होते हैं ना, जब उनको 12 चक्कर लगाने होते हैं और 10 चक्कर के बाद ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि हम लोग फिजिकल मेहनत करते हैं वो ठीक है, लेकिन वो मेहनत इतनी नहीं है कि आप 5 मीटर नॉन स्टॉप दौड़ सकें। तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, बॉडी को उस लायक बनाना होगा। उसके लिए आप एक दिन में नहीं बना सकते। उसके लिए अभी से मेहनत करनी होगी, अच्छे से प्रॉपर डाइट लेनी है और अभी से आपको थोड़ा स्टार्ट कर देना है, वॉक करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो रनिंग के लिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है, अगर आपका स्कोर यानी आपके जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो 100 के पास अगर बन रहे हैं, 100 के समथिंग आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी 5 ऊपर नीचे, इसलिए मैंने लिखा है प्लस माइनस कि देखिए, अगर किसी के 95 बन रहे हैं तो वो ये ना सोचे कि उसका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 95 क्वेश्चंस वाले को भी हो सकता है उसकी शिफ्ट टफ रही हो और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन का या फिर कुछ नंबर का फ़ायदा हो जाए, तो जिससे कि जो है वो भी क्वालिफाई कर जाए। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन संभवतः जो है अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 100 का स्कोर बिल्कुल सेफ है। 100 के प्लस माइनस 5 अगर उसके नंबर बन रहे हैं, उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए, अभी तो आपको पता होगा कि मेरे 100 हो सकते हैं, 110, 105 हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसमें सबका क्लियर होगा कि कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं और आपको बता दूंगा कि अब क्या होना है। ऐसा नहीं है, आप उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा शिफ्टों के नंबर बढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत सारे जो 100 वाले होते हैं उनका नहीं भी होता है।
तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि 100 वाला श्योर है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, यानी डीबीपीएसटी के लिए जब आपको बुलाया जाएगा, उसमें वो पहले से नॉर्मलाइजेशन करके देख लेंगे कि कौन कैंडिडेट सिलेक्ट पास कर रहा है 35% का क्राइटेरिया या नहीं कर रहा है, या 50% का क्राइटेरिया पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो ही भी क्वालिफाई करेगा उन्हीं का ही आगे चरण के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है 100 नंबर वाले को 95 वाले को बुला लिया जाए, 100 वाले को ना बुलाया जाए, क्योंकि हो सकता है उस 100 वाले के कम हो गए हो नंबर, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। ऐसे ही अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो आप देखिएगा 95 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं 90 से लेके 100 के बीच में, तो आप जो है ज़रूर इसके लिए रनिंग के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी वाले भी 95 के आसपास हैं अगर आपके सही क्वेश्चन, तो आपको रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। एससी एसटी के लिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि टोटल अगर आप 50% ला रहे हैं और आप हर एक सेक्शन में 35% का जो क्राइटेरिया है वो पास कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आप रनिंग की बिल्कुल तैयारी कर दीजिए। आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको रनिंग देने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए। रनिंग की तैयारी अभी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि 5 दिन 10 दिन पहले आपको रिजल्ट आता है और आपसे बोल दिया जाता है रनिंग के लिए चले जाइए, तो एकदम आप रनिंग कर लेंगे। अभी से आपको उस बॉडी को अपनी उस जो है अभी से उस लायक बनाना होगा, ठीक है। अभी से प्रॉपर डाइट लीजिए। अभी से मॉर्निंग में आप जल्दी नहीं उठते हैं तो आप जल्दी उठ के थोड़ा वॉक या हल्की सी रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। देखिए बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 28 मिनट में, तो आपको वहाँ पर क्या है 28 मिनट आपको नॉन स्टॉप दौड़ने की अपनी एफिशिएंसी बनानी है। ये मान के चलिए अगर आप 28 मिनट दौड़ गए ना, तो आपका जो है रनिंग कंप्लीट हो जानी है। तो आप डेली आधा घंटा दौड़ने की अपनी प्रैक्टिस बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा पहले ही दिन जाके एकदम आधा घंटा आप दौड़ लेंगे, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट डेली के 5 मिनट 2 मिनट बढ़ाइए अपने, और एक कैपेसिटी इस लायक ले आइए कि आप 30 मिनट तक लगातार नॉन स्टॉप दौड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 30 मिनट बिना रुके दौड़ पाए तो ये समझ लीजिए आपकी रनिंग आराम से क्लियर हो जाएगी। अब महिलाओं की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो देखिए महिलाओं की थोड़ी कम रहेगी, 90 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं ना यूआर कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल डीबीपीएसटी के लिए तैयार रहिए, अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 85 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, और ओबीसी में भी 85 नंबर, और एससी एसटी के लिए फिर वही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप सेक्शनल क्वालिफाई करते हैं 35% से, और अगर आपका पूरा ओवरऑल 50% बन रहा है, तो ये समझिए आपको 101% डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। आप अपनी रनिंग बिल्कुल तैयार कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको अगर आप यहाँ पे इतना ही ले आते हैं ना, और आगे के सारे चरण आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बराबर लगातार बोलते आ रहा हूँ, पहले दिन से पिछले 1 साल से ये बोल रहा हूँ कि एससी एसटी में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आप इतना क्वालिफाई कर लीजिए, आपका 101% आप दरोगा बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, रनिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब एग्ज़ाम के बाद की कुछ और प्रक्रिया हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए अगली जो प्रक्रिया डीबीपीएसटी में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, आपने जो भी वहाँ पर लगाए हुए हैं, वो आपको लेकर जाना होगा। अटेस्टेड कॉपी होगी, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी उस पर मैंने पहले जब 2016 की भर्ती थी उस समय एक वीडियो बनाया हुआ था, चाहें तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं आपको फिर से यहाँ पर बनाकर वीडियो बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। पीएसटी में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें आपके मानक चेक होते हैं। मानक में क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए वहाँ पर मानक में आपका हाइट चेक होगी, आपका चेस्ट चेक होगा, ठीक है। तो देखिए जनरल में अगर हम मेल मेल के लिए पहले बात कर लेते हैं, मेल कैंडिडेट में, ठीक है, मेल के लिए क्या होता है, देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जनरल और ओबीसी में, ठीक है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या है, उनका सबसे पहले हाइट मेजर होगी जो कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और उनका चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि 84 जो है सेंटीमीटर फुलाव के बाद होना चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इतना होना चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट बचते हैं एससी और एसटी के कैंडिडेट, उनके लिए जो पैमाना रखा गया है, मानक रखा गया है, वो है 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और उनका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर
मिनिमम होना चाहिए और प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ जो है 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तो ये जो है SC और ST मेल कैंडिडेट के लिए मानक है। उसके बाद आपको बताऊंगा जैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या मानक हैं। तो देखिए फीमेल के लिए सिर्फ दो चीज़ें चेक होती हैं। पहला होता है हाइट, और हाइट में अगर हम जनरल और OBC की महिला कैंडिडेट की बात करें तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और SC और ST की जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हाइट का मानक रखा गया है। और उसके बाद जो है उनका मिनिमम वेट जो है, मिनिमम वजन जो है वो वजन होना चाहिए कम से कम 40 किलोग्राम। तो कम से कम 40 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए। तो ये महिला कैंडिडेट के लिए फिजिकल एस्टेंडेड टेस्ट है। अब देखिए अगर यहाँ पर आपकी हाइट कम हो रही है तो आप तो अब एकदम तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ कहीं बाउंड्री पर है तो उसके लिए थोड़ा सा आप जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करिए। ठीक है। और बॉयज़ में मैं बताना चाहूँगा जिसके चेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बहुत चेस्ट कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अभी से प्रैक्टिस करिए, रनिंग कीजिए और पुशअप्स कीजिए, और आप चाहें तो जिम वगैरह कर सकते हैं। तो अच्छे से जो है अपना मानक चेक कर लीजिए कि क्या आपका ये मानक कैटेगरी में आप आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी से प्रयास जारी कर दीजिए। ठीक है, जो भी प्रक्रिया अगला जो होगा फिर फाइनल मेरिट होगी। सॉरी, इसके बाद सॉरी आपका PhD के बाद अगले जो भी कैंडिडेट पास होंगे, देखिए लगभग मैंने आपको बताया था 4 गुना कैंडिडेट, यानी भर्ती के 4 गुना 48,000 कैंडिडेट, सॉरी 38,000 कैंडिडेट लगभग बुलाए जा सकते हैं DB PhD के लिए। उसमें से जो भी पास होंगे, यानी डॉक्यूमेंट में जो सफल होंगे और PhD में जो सफल होंगे, उनको PhD के लिए बुलाया जाएगा। तो इनमें से उम्मीद है कम से कम यहाँ पर आपके जो है 30 से 40% कैंडिडेट यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं, PhD में निकल जाते हैं। किसी का हाइट नहीं होता, किसी का चेस्ट नहीं होता। और बहुत सारे कैंडिडेट देखिए इसमें ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ जो है एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नहीं जाते हैं। ठीक है, या अदर किसी जॉब में होते हैं, या सिर्फ खाली टेस्टिंग के लिए पेपर देते हैं। तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर सफल नहीं होते और वो यहाँ पर नहीं आते। तो PET के लिए कैंडिडेट लगभग आपके जो है जो भी 38,000 वगैरह रहेंगे, उनमें से 60% के समथिंग रह जाते हैं, 60 या 70% कैंडिडेट रह जाते हैं। और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि सॉरी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग। देखिए रनिंग में क्या है, ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो जो हाई मेरिट वाले होते हैं वो रनिंग के दौरान असफल हो जाते हैं। मतलब अगर उनकी अच्छे से तैयारी नहीं करते, फिजिक अच्छा नहीं होता, तो वो रनिंग नहीं कर पाते हैं। बॉयज़ में खास करके 5 किलोमीटर की जो रनिंग, 4.8 किलोमीटर की रनिंग है वो काफ़ी हो जाती है, तो उसमें वो सफल नहीं होते। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। समथिंग अगर आपको 38,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो ये समझिए रनिंग के बाद सिर्फ 19,000 ही रह जाएंगे। आधे लगभग कैंडिडेट जो है रनिंग से निकल जाते हैं। ठीक है, अब 19,000 या 20,000 कैंडिडेट रह जाएंगे। उन वो कैंडिडेट का जो है पूरा डाटा जो है उसके बाद जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग कैटेगरीज वाइज जो है फाइनल मेरिट जारी होगी कि जनरल में कितने कैंडिडेट कहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं, OBC, EWS और SC ST के तहत फाइनल मेरिट बनती है। और जिनका भी यह चयन हो जाता है समझिए फिर तो वो दरोगा बन ही गए। और उसके बाद एक और टेस्ट होना है, मेडिकल टेस्ट। ज़्यादा बड़ा मेडिकल टेस्ट नहीं होता। अगर आप मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले भी मैंने मेडिकल टेस्ट के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से उसको देख लीजिएगा कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मेडिकल। अगर नॉर्मल इंसान है तो उसका मेडिकली वो फिट हो जाता है और मेडिकली टेस्ट में पास हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके चरण रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आ जाएगी। देखिए आंसर की के बारे में क्या है, अभी अब लोग ये परेशान हो रहे हैं कि एग्ज़ाम, देखिए 2 तारीख तक तो एग्ज़ाम ही चलना है, 2 दिसंबर तक एग्ज़ाम रहेगा। अब उसके बाद आंसर की कब तक आ सकती है और रिजल्ट जो है उसका रिजल्ट कब जारी हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम 2016 की भर्ती की बात करें तो उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, वो लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था वो 22 दिसंबर को हुआ था। उसका लास्ट एग्ज़ाम 22 दिसंबर को कंप्लीट हुआ था। और 1 जनवरी यानी लास्ट 22 दिसंबर 2017 को उसका एग्ज़ाम हुआ। और 1 जनवरी 2018 को उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई थी। पहली आंसर की जो है 1 जनवरी को आ गई थी। तो आप यहाँ मानिए कि लगभग 9 से 10 दिन के बाद जो है यहाँ पर आंसर की लास्ट टाइम आ गई थी। अब लोग कहेंगे कि नहीं इतना टाइम नहीं लगेगा, अगले ही दिन आ जाएगी, ऑनलाइन है। तो देखिए ये सारी प्रक्रिया मैंने पहले भी भर्ती में देखी हुई हैं
और शुरू से आपको बताते आया हूँ। देखिए एग्ज़ाम को लेकर भी जो मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको पता चलेगा कि आपकी डेट ये फ़िक्स है कि 12 को एग्ज़ाम होना है, नहीं होना है। बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं 1 महीने टाइम दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता है, 1 महीने बताया जाता है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, जैसा पहले हुआ था लगभग इस भर्ती में भी वैसा ही चल रहा है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है और उसको देखते हुए मुझे उम्मीद है 10 दिन के बाद या 10 दिन के अंदर जो है आंसर की आ जाएगी। यानी कि 2 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये मानिए 12 दिसंबर के आसपास यानी 12 या 10 दिसंबर के आसपास जो है इसकी ऑफ़िशियल आंसर की आ जाएगी। अब होगा क्या ऑफ़िशियल आंसर की आएगी उससे आप नंबर मिलाएँगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको डाउट होगा, हो सकता है आपके गलत कर दिए गए हों लेकिन वो सही हों, तो उन पे आपसे ऑब्जेक्शन माँगा जाएगा। ऑब्जेक्शन के बाद नई आंसर की आएगी, हो सकता है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। 2016 के हमारे टाइम में जो ऑफ़िशियल नेक्स्ट आंसर की आई थी वो कम से कम 15 या 20 दिन बाद आई थी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन माँगे गए, फिर वो 15-20 दिन बाद आई। इस तरह से पूरा 3 से 4 महीने का लगभग 5 महीने तक लगभग ये प्रक्रिया चली थी और फाइनली आप देखिए पहली आंसर की 1 जनवरी को आई थी और उसके बाद जाके जो रिज़ल्ट आया था वो आया था सॉरी मई में। मई के लास्ट में रिज़ल्ट आया था और जो रनिंग हुई थी वो हुई थी सॉरी डीबीपीएसटी मेरा खुद का 26 जून को हुआ था और उसके बाद 2 तारीख को उसकी 2 जुलाई को उसकी रनिंग हुई थी। तो ऐसा रहता है 2016 में रहा, तो कुछ ऐसा ही रहेगा लेकिन जो भी समय लगेगा ना वो आपकी ऑफ़िशियल आंसर की पहली जब आएगी उसके बाद जो भी करेक्शन के लिए 2 या 3 या जो भी आंसर की जारी होंगी, उनमें रहेगा उसके बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो ये सारी आंसर की अगर मैं बात करूँ तो मैं जो है आंसर की ऑफ़िशियली जो है 12 दिसंबर के आसपास आ सकती है यानी कि पहले या दूसरे दूसरे हफ्ते में जो है आंसर की ऑफ़िशियली जारी हो सकती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताइए। आपका कोई भी सवाल है आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। और कट ऑफ को लेकर कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है क्यों इतना कट ऑफ रह सकता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं रहेगा कि लोग 300 से पार पहुँचा दे रहे हैं, तो उतना भी नहीं रहने वाला, ठीक है? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए और कोई भी समस्या है तो कमेंट करिए, मैं उस पे आपको ज़रूर जवाब दूँगा और अगर संभव होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाकर भी आपको बता दूँगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।